विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। चैप्टर था भारत का स्वतंत्रता संघर्ष यानी इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। उसमें आज करना हमने असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्री एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920-22 यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920। याद रखना तिलक की मृत्यु भी इसी दिन हुई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। गांधी जी ने कहा तिलक फंड बनाएंगे, 1 करोड़ रुपए जमा करेंगे। उसमें कितना? उस जमाने में 1920 में सोचो, पूरे देश से। स्थगित कब हुआ? 12 फरवरी 1922। क्यों हुआ? क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था। 4-5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक स्थान पर एक थाने में आग लगा दी गई, कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। तो क्या लगभग 4-5 तारीख को यह घटना घटी, चोरा चोरी कांड की, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया असहयोग आंदोलन। तो वापस लेने की डेट पूछी हुई उत्तराखंड पीसीएस वालों ने। क्या पूछी हुई? कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया, स्थगित कब हुआ। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था साथ साथ, असहयोग आंदोलन भी चल रहा था साथ साथ। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग। कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं होती, आज तक पूरी नहीं हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी था उसको सजा मिली ही नहीं, या जो दोषी थे उनको सजा नहीं मिली। ठीक है। तीसरा, स्वराज की प्राप्ति। खाली लास्ट में आके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया कुछ समय पहले, उसने ऐसे लिखा कि मैं शर्मिंदा हूं। कि क्या हूं? यानी एक प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन थे उस समय 2013 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड जहां पर हुआ था वहां पर गए और विजिटर्स बुक में लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की एक शर्मनाक घटना है। तो यार किसी को हत्या कर दो उसके बाद बोलो मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तो ये तो नहीं चलेगा काम, है ना। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, ना डायर रहा ना कोई रहा। लेकिन हमारे थे एक उधम सिंह। कौन थे? सरदार उधम सिंह। राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम रखा उन्होंने, जिनके नाम पर उधम सिंह नगर है। वो गए इंग्लैंड, उन्होंने मारा। हालांकि वो सही व्यक्ति नहीं मरा, लेकिन डायर को मारने गए। और जब उन्होंने देखा तो उनको इतना गुस्सा आया कि दांत कीटे उन्होंने। तो कहा जाता है कि उनके दांत टूट गए थे, इतना क्रोध था। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति, डायर के प्रति। समझ पा रहे हो? दांत कीटे, और कीटते ही क्या हो गए? दांत कीटे, समझ रहे हो? इतना गुस्सा आया, मतलब इतना ब्लड प्रेशर हाई रहा होगा कि दांत ही टूट गए। चलो जी, तो 3 उद्देश्य पढ़ने हैं आपने असहयोग आंदोलन के। एक, खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान। दूसरा आपने पढ़ना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग। और तीसरा, स्वराज की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के विशेष कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके? कलकत्ता अधिवेशन के लाला लाजपत राय। कौन थे? डेट भी याद करनी पड़ेगी, 4 सितंबर 1920। कलकत्ता अधिवेशन भी याद करना पड़ेगा। किसने रखा प्रस्ताव? महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह भी याद रखना पड़ेगा। अधिवेशन की अध्यक्षता लाला जी कर रहे थे, लाला लाजपत राय भी याद करना पड़ेगा। और विरोध किसने किया? CR दास और लाला लाजपत राय ने किया। CR दास और लाला लाजपत। प्रस्ताव का विरोध किसने किया? CR दास यानी चित्तरंजन दास, जो आगे चलकर स्वराज पार्टी बनाते हैं, और लाला लाजपत राय ने किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि दिसंबर 1920 के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में CR दास द्वारा आंदोलन का प्रस्ताव किया गया और विचारोपरांत इसकी पुष्टि की गई। पुष्टि कहां पर हुई? नागपुर में हुई। प्रस्ताव कहां रखा गया? कलकत्ता अधिवेशन। कैसा अधिवेशन था? विशेष अधिवेशन। जो मेन अधिवेशन होते थे वो दिसंबर में होते थे कांग्रेस के, बीच में अगर हो रहा है कोई विशेष अधिवेशन बोलते हैं उसको। ठीक है। अच्छा जी, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस का त्याग करने वाले नेता कौन कौन थे? एनी बेसेंट, है ना। मतलब एनी बेसेंट एक ऐसी महिला थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा भी रही है। इन्होंने गांधी जी को शैतान बुढ़ा तक कहा। क्या कहा? कि शैतान बुढ़ा है। ठीक है, एनी बेसेंट। मोहम्मद अली जिन्ना ने छोड़ दी कांग्रेस, विपिन चंद्र पाल ने छोड़ दी, GS खारपड़े ने छोड़ दी।
मतलब ये असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। इतना समझ में आ गया। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल और जीएस खारपड़े। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य क्या थे? अब आपको देखो, ये मेंस के क्वेश्चन होते हैं, रचनात्मक और नकारात्मक। रचनात्मक कार्य क्या थे? राष्ट्र, पहले नकारात्मक पढ़ लेते हैं, नकारात्मक कार्यक्रम क्या थे, क्योंकि जब नकारात्मक कार्यक्रम रखे गए तब रचनात्मक कार्यक्रम की क्या हुई। जैसे माना मैंने बोल दिया भाई स्कूल छोड़ दो, अब कल से स्कूल नहीं जाना, ये हो गया नकारात्मक। लेकिन अब करेंगे क्या बच्चे घर में? तो उनके लिए राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, वो हो गया सकारात्मक। ठीक है, रचनात्मक। तो असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रम बता देता हूं मैं। सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों में मनोनीत पदों का त्याग। गांधी जी जानते थे कि भाई अगर वैतनिक पदों से त्याग पत्र दे दिया तो दाल रोटी कैसे चलेगी और कौन छोड़ेगा नौकरी। इसलिए उन्होंने शब्द क्या रखा? अवैतनिक पदों से, जिसमें वेतन नहीं मिलता है, उन पदों से आपने त्याग पत्र देना है। सरकारी उपाधियों का त्याग करना है। स्थानीय निकायों में जो मनोनीत पद होते हैं, नॉमिनेटेड जो पद होते हैं, उनसे त्याग करना है। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हुक्का पानी बंद बोलते हो कि उसका हुक्का पानी बंद कर दो? तो गांव में अगर किसी का हुक्का पानी बंद होता है तो फिर अंदर ही अंदर कुड़ के मर जाता है वो आदमी की, बताओ मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने जो जितने भी क्या किए, उत्सव किए सरकारी और अर्ध सरकारी, उन सब का बहिष्कार करने के लिए कहा गांधी जी ने। उन्होंने कहा जाना ही नहीं है इनके उत्सवों में। तीसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बड़ा फर्क पड़ा इसका। आप लोग सोचते हो गांधी जी ने खाली चरखा चलाया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मतलब विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार। विदेशी कपड़ों का क्या हुआ उससे? ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चला था, जो उद्योगपति थे वहां पर, उनका कपड़ा बिका ही नहीं। और गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने कहा चरखा चलाओ, घर में सूत कातो और क्या करो, कम कपड़े पहनो। खुद भी लंगोटी पहनी आगे चलकर उन्होंने कम कपड़े पहने, ऊपर से वैसे ही रहे वो। और उन्होंने कहा 2 जोड़ी कपड़े काफी होते हैं, एक को धो एक को पहनो, ज्यादा कपड़े वैसे भी टेंशन का कारण बनते हैं। ठीक है, और अपने हाथ से बुने हुए पहनो। तो उनको नुकसान हो गया कहां पर? ब्रिटिशर्स जो थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पूंजीपति थे, जिन्होंने पूंजी लगा रखी थी, इतना बड़ा मार्केट था भारत, कपड़ा बिका ही नहीं, तो क्या होगा? लॉस होगा, है ना। माना आप अंग्रेज हैं और आपने मिठाई की दुकान लगा दी और मैंने बोल दिया कि भाई कोई मिठाई नहीं खाएगा, तो आपकी मिठाई तो खराब। तो नुकसान कैसे? आर्थिक नुकसान पहुंचाया गांधी जी ने। किसको? ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट को। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार। अदालत मतलब जहां पर अंग्रेज जज बैठते थे, अंग्रेजों की जो अदालतें थी। सरकारी कॉलेज, स्कूल। सरकार द्वारा आयोजित चुनाव में किसी भी रूप में भाग न लेना, किसी भी रूप में भाग न लेना। और सैनिक और श्रमिक वर्ग मेसोपोटामिया जाकर नौकरी करने से इनकार करेंगे। मेसोपोटामिया बोलते हैं किसको? इराक को। इराक में चल रहा था उस समय कुछ, है ना। तो यहाँ के सैनिकों को मना कर दिया गया कि आप मेसोपोटामिया नहीं जाएंगे, इराक नहीं जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ? रचनात्मक कार्य कैसे हुए? क्योंकि जो नकारात्मक कार्यक्रम थे उसमें बोला सरकारी स्कूल कॉलेज सब छोड़ने, अदालतें छोड़नी है। तो अब भाई बच्चे करेंगे क्या? तो राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए और पंचायती अदालतों की स्थापना की गई। भाई झगड़े तो होंगे ही ना, असहयोग आंदोलन चल रहा तो क्या हुआ? अब झगड़ा हो गया तो कहाँ जाए? तो अब कोर्ट नहीं जाना आपने अंग्रेजों के, कहाँ जाना? पंचायत लगानी है। जो पंच परमेश्वर होते हैं अपने गांव के, उनसे फैसला करवाना। स्वदेशी को बढ़ावा देना। अगर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्वदेशी को क्या करना? बढ़ावा देना पड़ेगा। स्वदेशी को बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना। जैसे भाई पहले जितने भी मोबाइल थे सब चाइना मेड थे। बल्कि मैं गया भी, मैंने कहा भाई मुझे ऐसा मोबाइल दो जो चाइना मेड ना हो। उन्होंने कहा भूल जाओ फिर मोबाइल लेना, क्योंकि सब चाइना मेड है। तो मैंने कहा मोटोरोला सुना है अमेरिकन है? उन्होंने कहा है, लेकिन उसमें भी जो प्रोडक्ट है वो सब क्या है? चाइनीज है, असेंबल्ड वगैरह करते होंगे, बाकी सब चाइना का माल है उसमें। उन्होंने कहा भूल जाओ आप मोबाइल लेना। बीच में आया था ना, चाइना का विरोध करना था, उसके वस्तुओं का विरोध करना था। फिर मार्कर देखे हमने, तो हमारे मार्कर बड़े महंगे हैं, चाइनीज मार्कर बड़े सस्ते हैं। फिर और बहुत सारी चीजें, यानी उसने इस प्रकार के प्रोडक्ट बना दिए कि हम बाध्य हैं क्या करने के लिए? खरीदने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं खरीदेंगे तो मर जाएंगे।
ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है? उसने इतने सारे हमारे सामने ऑप्शन रख दिए। मैं बचपन से लेकर और जवानी तक एक ही लड़ी देखता रहा, वो लीची वाली लड़ी, जो कि दिवाली के दिन क्या होती, फ्यूज हो जाता था उसका एक बल्ब, पूरी दिवाली खराब हो जाती थी। चाइना लेके आया लड़ियां, शुरू में लाल रंग की लाया वो, फिर पता चला है तो कम्युनिस्टों का रंग है, फिर तब नीली भी लाया, पीली भी लाया, फिर है ना जो भी है। पर ऐसा ऑप्शन रखा उसने कि वो लीची वाली लड़ी गायब हो गई। कहां से? दिवाली से। दिवाली मतलब, दिवाली पता नहीं हमारी होती है कि नहीं होती है, पर चाइना की होती है। बहुत ज्यादा माल बिकता है उसका, और साथ में वो लिखता है कि चले तो चांद तक, और नहीं तो दुकान के बाहर तक भी नहीं चलेगा। मैं बचपन से लेके एक ही टॉर्च देखता रहा, वो जो जिसमें पीछे बाद में सिक्का लगाना पड़ता था, 2 सेल डालते थे, जिस दिन लाइट जाती थी उस दिन वो जलता ही नहीं था। चाइना ने इनोवेशन को क्या दिया? इनोवेशन किया उसने, नवोन्मेष, नए नए तरह की टॉर्च, वही आपका टेबल लैंप बन रहा, नीली भी आ रही, उसमें पीली भी आ रही, चार्जर भी लग रहा, मोबाइल भी चार्ज हो रहा। तो यार ऑप्शन रखो ना, यानी इसका मतलब हमारे देश में इनोवेशन की कमी थी। तो फिर मेक इन इंडिया आया, तो अब काफी कुछ सुधर चुका है देश में। समझ में आया? और हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो गड़बड़ा रखा है। चाइना हमसे, हम चाइना से बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन चाइना हमसे नहीं लेता है, तो वो समृद्ध हो रहा है। त्योहार जो थे ना, देश के जो त्योहार हैं वो भी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बने थे। होली चतुर्थ वर्ण के लिए बना था कि त्योहार मतलब कमाई होगी, क्या होगा। ऐसे ही रक्षाबंधन प्रथम वर्ण के लिए बना था, कमाई होगी। क्या करते हैं, धागा बांधते हैं, दक्षिणा, दान दक्षिणा मिलती है प्रथम वर्ण के लिए। तीसरा त्योहार कौन सा हो गया, दशहरा, द्वितीय वर्ण के लिए था। किसके लिए था? उसमें भी कमाई होती थी, जो भी है। और एक होता था दिवाली, दीपावली, वो वैश्य वर्ग के लिए था। तो वैश्य वर्ग हमारा धनाढ्य होता था दिवाली पर। लेकिन अब कौन धनाढ्य हो रहा? चाइना धनाढ्य हो रहा। होली पे कौन धनाढ्य हो रहा? रंग कहां से आ रहे? चाइना से आ रहे। राखियां कहां से आ रही? चाइना से आ रही। नहीं आया समझ में? तो इस, यहां से आप सीख सकते हो इतिहास से कि गांधी जी ने जो उस जमाने में किया, इस जमाने में करके हम क्या कर सकते हैं, अपने देश को समृद्ध, और दूसरे देश को क्या, जो जो कि हमसे कमा भी रहा है, हम ही पर क्या कर रहा है, कभी गलवान जैसी घटना कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, विस्तारवादी नीति फैला रहा, विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर रहा ना चाइना। उसको सबक सिखाना पड़ेगा इस प्रकार से। चलो जी, तो सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, ये बता दिया था मैंने। स्वदेशी को बढ़ावा देना है कि क्या करना है, चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना है। इसीलिए कांग्रेस के झंडे पे पहले चरखा बना हुआ था, वो तो हाथ अब बना। क्या बना? पहले जो गांधी, जो कांग्रेस थी पुरानी, उसका तिरंगा झंडे पर चरखा बना हुआ होता था। क्या बना होता था? अगला, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। गांधी जी का पहला स्वप्न यही था, हिंदू मुस्लिम एकता। अगला, अस्पृश्यता को दूर करना, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो कि समाज का एक बहुत ही बुरा क्या था, व्यवस्था थी, अनटचेबिलिटी। इसको दूर करना था। आर्टिकल है हमारे पास 17 है इस समय, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कानून है हमारे पास बड़े बड़े। अगला, आंदोलन के कार्यक्रमों की गतिविधियों के लिए 1 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम तिलक स्वराज फंड होगा। क्या होगा? क्योंकि कोई भी आंदोलन है बिना पैसे के नहीं चलता है। क्या चाहिए होता है? प्रचार प्रसार, झंडे डंडे, पोस्टर, पैम्पलेट, है ना, लेई गोंद, सब किससे आता है? पैसे से आता है। डीजे वीजे, है ना। कई आंदोलन इसीलिए विफल हो जाते हैं कि डीजे ही नहीं होता उनका, मतलब डीजे कह रहा हूं मैं, माइक ही ढंग का नहीं होता, नेता क्या बोल रहा है सुनाई नहीं देता। नहीं आया समझ में? इसका मतलब गरीब है दल। क्या है? उत्तराखंड में देखा होगा आपने, जो हमारा क्षेत्रीय दल है उसके पास पैसा नहीं है। क्या नहीं है? और उस दल का नाम क्या है? उत्तराखंड क्रांति दल। उसके पास धन नहीं है। धन नहीं है तो क्या नहीं, संसाधन नहीं है। तो जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उसके सामने वो क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। और वोट जो पड़ता है वो किस पर, चमक धमक पर पड़ता है। वो किस पर, चमक धमक पर यह भी एक सत्य है कि उन राज्यों का बहुत अधिक भला हुआ है जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों को क्या किया गया है, वहां की जनता ने प्रश्रय दिया। दक्षिण भारत में जाके देख लीजिए, आपको राष्ट्रीय पार्टियां नहीं दिखेंगी। क्या दिखेंगी? उस राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां दिखेंगी।
ठीक है। लेकिन फिर दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे तो अगर सामंजस्य हो किसके बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में, तो काफी कुछ मिलता है। यानी केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है, तो चीजें आसान हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अब माना मैं तृणमूल कांग्रेस का मुख्यमंत्री और मैं जा रहा हूं केंद्र में मांगने, और हम दोनों की बनती नहीं है, हमारी विचारधाराएं अलग हैं, तो हमें उस हिसाब से मिलेगा ही नहीं भाई। लेकिन मैं भी उसी पार्टी का और केंद्र में भी उसी पार्टी का, मैं गया, मैंने कहा महाराज देना पड़ेगा आपको, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या होगा, तुरंत रिलीज हो जाता फंड। समझ में आ गया? कहां तक पहुंचे हम? आंदोलन के कार्यक्रम की गतिविधियों के लिए 1 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम तिलक स्वराज फंड होगा, क्योंकि तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई थी, इस कारण कोष का नामकरण तिलक स्वराज फंड रखा गया था। ठीक है। अच्छा, असहयोग विरोधी संस्थाएं कौन थी? कुछ बड़े व्यवसायियों जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो अध्यक्ष थे, जमुना दास सॉरी, और द्वारिका दास, कावसजी जहांगीर, फिरोज सेठना और शीतलवाड़ आदि ने मिलकर क्या किया? असहयोग विरोधी संस्था की स्थापना की। पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जमुना दास, द्वारिका दास, कावसजी जहांगीर, फिरोज सेठना और शीतलवाड़। अच्छा, वकालत त्याग, CR दास ने वकालत त्याग दी, मोतीलाल नेहरू ने वकालत त्याग दी, जवाहरलाल नेहरू ने वकालत त्याग दी। और इनके लिए त्यागना बहुत बड़ी चीज भी नहीं थी, सही बताऊं तो। ये इतने रिच थे। अब एक वकील जो बेचारा रोज जाकर कुछ कमाकर तब 2 रोटी खिला रहा है अपने बच्चों को, वो कैसे छोड़ेगा भाई वकालत? तो लेकिन नाम किनका आया? बड़े वकीलों का। CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उनके सुपुत्र जेल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल जैसे प्रतिष्ठित वकीलों ने आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना क्या हुई? काशी विद्यापीठ बना। क्या बना? काशी का नाम काशी इसलिए है क्योंकि कौशेय नामक वस्त्र बनता था वहां पर। UPSC ने क्वेश्चन पूछा क्यों बोलते हैं काशी, क्योंकि कौशेय नामक वस्त्र बनता था। काशेय नामक वस्त्र साधु लोग पहनते थे। कौन पहनते थे? साधु पहनते थे, इसलिए वहां का नाम क्या? काशी। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, महाराष्ट्र विद्यापीठ की स्थापना हुई, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और बंगाल के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये विद्यालयों की आंदोलन के दौरान स्थापना हुई। दिल्ली जाइए, जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत बड़ा कॉलेज है, IAS में निकल रहे हैं आजकल वहां के लोग। क्यों? क्योंकि वो विश्वविद्यालय क्या कर रहा है? छात्रों को प्रोत्साहित कर रहा है, लाइब्रेरी दे रहा है, नोट्स दे रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, उनके लिए प्रोग्राम चला रहा है। क्या कर रहा है? और हमारा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। क्या आप लोगों को कोई ऐसी सुविधा है? मुख्यमंत्री जी ने कहा था फ्री कोचिंग देंगे, दी? तो आपने मांगा? भाई फ्री कोचिंग देने की बात हुई थी, क्यों नहीं दी गई? मांगा आपने? नहीं मांगा। बोलो फ्री कोचिंग दो ना दो, लेकिन कुछ बुक्स, लाइब्रेरी, ये सब चीजें दे दो हमें। ऋषिकेश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक बड़ी सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। देहरादून के अधिकतर बच्चे सरकारी लाइब्रेरियों में पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं? चलो जी। और 3-3 विधायक हैं हमारे यहाँ पर। क्या है? तीनों लोग अगर अपने विधायक फंड से थोड़ा थोड़ा पैसा भी दे दें और बीच में एक लाइब्रेरी बना दें तो बच्चों का भला हो जाएगा। क्या करना है यार? आवंटित करनी जमीन, बहुत जमीन है सरकार के पास, उसमें एक बड़ी लाइब्रेरी बना दीजिए 3-4 मंजिल की, कुछ स्टाफ रख दीजिए, किताबें रख दीजिए, फिर देखिए परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? कुछ वहां वाले दें पैसा, कुछ यहाँ वाले दें, गंगा पार वाले, और कुछ यहाँ वाले दें, तीनों मिलके विधायक निधि, और फिर सांसद निधि भी आ सकती है। आपके सांसद भी थोड़ा सांसद निधि से बिल्डिंग बना के आपको दे दे तो लाइब्रेरी बन जाएगी। ठीक है? कभी आवाज उठाई? नहीं उठाई। ठीक है, मत उठाओ। हाँ जी, हाँ PM पोर्टल में डाल दो। बोलना खाली हम क्या पर्यटकों के लिए हैं क्या यहाँ पर बैठे हुए? आप भी बनो भाई, IAS बनो। और IAS बनने के लिए क्या चाहिए? माहौल चाहिए। माहौल कब मिलेगा? अकेले आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है संसार का एकमात्र जीव मैं ही हूं जिसको ये आता है।
लेकिन जब आप क्या करते हो, कोचिंग लेते हो, तो आपके अगल बगल जो बैठे होते हैं वहां से पता चलता भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता इनके सामने। ठीक है ना। चलो जी, 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने घोषणा की कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होगा। भाई कब? इसके बाद गांधी जी ने इस उद्देश्य की पुष्टि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन यानी सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कर दी, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब कांग्रेस और खिलाफत कमेटी के बीच एक तिहरे उद्देश्य पर सहमति बनी। 1920 के नागपुर अधिवेशन, बार बार बोल रहा हूं मैं, नागपुर अधिवेशन में पुष्टि हुई। क्या हुई? रखा कहां गया? कलकत्ता अधिवेशन। ये कैसा अधिवेशन था? विशेष अधिवेशन था। ये आपको उस लिस्ट में नहीं मिलेगा जो हमने सारे अधिवेशन पढ़े। विशेष अधिवेशनों को नहीं डाला जाता लिस्ट में जल्दी से, ठीक है। पर कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव रखा। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई और कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया। इस स्वराज से गांधी जी का तात्पर्य क्या था? इसको ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर प्राप्त किया जाए, अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर इसको ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। जब गांधी जी से पूछा कि स्वराज मतलब, तो गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिशर्स के अंडर में ही, क्या ब्रिटिशर्स के अंडर में ही स्वराज, अपना राज, और जरूरत पड़े तो ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर स्वराज। ठीक है, एक ऐसा आंसर दिया जो ना इधर था ना उधर था, है ना, कंफ्यूजिंग आंसर जिसे बोलते। चलो, इसके अलावा इस अधिवेशन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाने का दायित्व सौंपा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चक्रवर्ती विजय राघवाचारी ने कर रहे थे। कौन? चक्रवर्ती विजय राघवाचारी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के लिए रचनात्मक और नकारात्मक कार्यक्रम निर्धारित किए गए। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन का पूरे देश में व्यापक असर हुआ और पूरे जन समुदाय ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रसिद्ध वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनमें बड़ी संख्या में छात्रों ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर प्रवेश लिया। अनेक लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी। क्या कर दी? बड़े पैमाने पर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। 1921 ईस्वी तक आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। इसी अवसर पर ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की। उनका उद्देश्य था आंदोलनकारी जनता को शांत करना, लेकिन अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता ने प्रिंस की इस यात्रा का बहिष्कार किया। 17 नवंबर 1921, जिस दिन प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई पहुंचे, उस दिन मजदूरों ने व्यापक हड़ताल कर दी, जगह जगह जुलूस निकाले और ब्रिटिश सरकार की तीव्र भर्त्सना की गई। ये सबसे अच्छा तरीका होता है क्या करने का, कि वहां का प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहा और उस दिन मजदूरों ने क्या कर दी? हड़ताल कर दी। और फिर मुर्दाबाद, और आपको तो पता ही है हमारे देश में, है ना। आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने दबाना प्रारंभ किया और 1922 के प्रारंभ तक 25-30 हजार लोगों को जेल में डाल दिया गया। इस दौरान कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन 27 दिसंबर 1921 को अहमदाबाद में हुआ। कहां पर? इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास यानी चित्तरंजन दास कर रहे थे, लेकिन उनके जेल में बंद होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की। किसने की? ये क्वेश्चन बन रखा है यूपी में, यूपी पीसी से क्वेश्चन है। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने जेल से अपना संदेश युवकों को दिया कि वे बड़ी संख्या में स्वयंसेवक बने। इसके अलावा अधिवेशन ने आंदोलन की भावी रणनीति का भार गांधी जी के जिम्मे सौंपा। गांधी जी 1 फरवरी 1922 को लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखा, चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना दमन चक्र खत्म नहीं किया तो वे तुरंत बारदौली से सामूहिक अवज्ञा और लगानबंदी का कार्यक्रम भी शुरू कर देंगे। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई जिसको हम चोरी चोरा कांड बोलते हैं। ये कब हुआ? 4 फरवरी 1922, गोरखपुर जिला, योगी आदित्यनाथ का, जहां पर क्या है, गुरु गोरखनाथ की भूमि। पहले हम बोलेंगे गुरु गोरखनाथ की भूमि, मत्स्येंद्रनाथ की भूमि, इसकी गुरु मत्स्येंद्रनाथ की भूमि। और अब बोलेंगे हम योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट जी की कर्मस्थली। ठीक है, गोरखपुर जिले के चोरा चोरी कस्बे में घटी। इस दिन यहाँ असहयोग आंदोलन का एक जुलूस निकला जिसका नेतृत्व एक भूतपूर्व सैनिक भगवान अहीर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? भगवान अहीर कर रहे थे। पुलिस वालों ने भगवान अहीर तथा कुछ अन्य सदस्यों की पिटाई कर दी। प्रतिक्रिया स्वरूप उग्र जनता ने पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस कांड में अनेक भारतीयों को अभियुक्त बनाया गया, जिनमें 170 भारतीयों को मृत्युदंड दिया गया था।
170 22 लोग 22 पुलिसकर्मी मारे गए, 170 भारतीयों को मृत्युदंड दिया गया। किंतु पंडित मदन मोहन मालवीय ने बुद्धिमत्तापूर्ण पैरवी करते हुए 151 लोगों को फांसी से बचा लिया। 151 और चढ़ने वाले थे फांसी, ठीक है, जो उस समय की उनकी महती उपलब्धि थी। पंडित मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा वाले। कौन? कुछ लोग क्या करते हैं कि पुलिस से लड़ाई करते हैं। पुलिस से भिड़ना नहीं है। पुलिस से भिड़ना मतलब सरकार से भिड़ना, सरकार से भिड़ना मतलब, अरे शासन प्रशासन सरकार से भिड़ रहे हो आप, जो भी हो, आपने क्या करना है, न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाना है, तमीज और तहजीब से बात करनी है। हो सकता है वो एग्रेसिव होकर बोले वहां से, क्योंकि ड्यूटी ऐसी होती है ना, 24 घंटे में 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है कई बार, तो वो एग्रेसिव होंगे। तो आपने क्या करना है, धीर गंभीर होकर क्या करना है, आपने उत्तर देने हैं। ऐसा नहीं कि आपको बिना रोका जा रहा है और आप फरार हो, रुकना है, कानून का साथ देना है। क्या करना है, वरना मोबाइल पे आएगा मैसेज 10,000 का चालान कट गया। रुकना है, अपनी बतानी है, अगर वो समझ तो ठीक है, चालान भुगतना है, गलत तो गलत है। समझ में आ गया? तब अपना ये मत दिखाना कि मेरा विधायक और मेरा सांसद और मैं, आप जानते नहीं मैं कौन हूं। क्यों कर रहे हो? क्यों सामने वाले के वर्दी है भाई, वो क्या है, वर्दी से टकराना मतलब सरकार से टकराना, सरकार से टकराना मतलब परमाणु बम से टकराना। सरकार के पास परमाणु बम है, क्या कर लोगे आप? ठीक है, हाँ, लेकिन आपके पास एक उपाय है, न्यायालय। अगर आपको लगता है आपकी मानहानि हो रही है, न्यायालय में जाइए, मानहानि का दावा ठोकिए, वकील साहब को फीस दीजिए और उसमें पूरा वो लिखिए, क्या बोलते हैं, हर्जाना मांगिए। जब जज साहब फैसला देंगे, माननीय न्यायालय जब फैसला देगा, तो उसमें आप ये बोलोगे कि मेरी मानहानि हुई है, मेरा जितना केस लड़ा है वकील साहब की फीस से लेकर सब वो देगा व्यक्ति जिसने आपकी मानहानि की है। साथ में आप बोलोगे कि मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ हूं मैं, क्या हुआ हूं, मुझे इतने लाख का क्या चाहिए अब, हाँ, मुआवजा चाहिए, क्योंकि मेरा काम प्रभावित हुआ है, मैं शिक्षक था, मैं पढ़ा नहीं पाया, मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया, 2 लाख का मुआवजा चाहिए मेरे को मानहानि के उसमें। समझ में आया? ठीक है। तो भाई पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया, 151 लोगों की फांसी बचा ली। गांधीवादी रणनीति से अहिंसावादी सिद्धांत पर यह एक गहरी चोट थी। फलस्वरूप गांधी जी ने क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 याद करना आपने, तो कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करवा दिया। यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी की बारदौली बैठक में रखा गया था। बारदौली बैठक को हाईलाइट करना आपने। बारदौली कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में। कांग्रेस के इस निर्णय की सभी ने निंदा की और गांधी जी के निर्णय को गलत बताया। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, CR दास, मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु बोलते हैं जिनको, उन्होंने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की। पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने जेल से ही लंबे लंबे पत्र लिखे। उन्होंने गांधी जी को किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने के लिए आड़े हाथों लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम सबको बड़ा दुख हुआ है कि हमने सुना है कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? CR दास ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं, कुछ समय तक कुशलता से चलाते हैं, परंतु अंत में साहस खोकर बहक जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। राष्ट्रीय संकट को हाईलाइट करना है आपने। नेताओं की इस प्रकार की आलोचना से लाभ उठाकर सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई। कितनी? यह सजा न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने असंतोष भड़काने के अपराध में दी थी। किसमें? असंतोष भड़काने के अपराध में दी थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। गांधी ने अपनी जेल कभी नहीं काटी पूरी। स्वास्थ्य खराब हो जाता था जेल के अंदर, उनको छोड़ना पड़ता था। अंग्रेज डरते थे अगर मर गए जेल के अंदर बवाल हो जाएगा देश में, है ना। और गांधी जी इस चीज का फायदा उठाते भी थे। कभी आमरण अनशन करते थे, कभी क्या करते थे, बोलते थे क्या, हाँ,
21 दिन का उपवास रखूंगा मैं। टाइम भी ऐसा रखते थे कि यहाँ हमसे एक दिन नहीं रखा जाता उपवास। गांधी बनना इतना आसान थोड़े है भाई। नो कंट्री अदर देन इंडिया, नो रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म कुड हैव प्रोड्यूस गांधी। कितने दिन तक रह सकते हो भाई भूखे? कितने दिन तक रह सकते हो? हाँ? आपके राज्य में एक लड़का 84 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे, कौन? श्रीदेव सुमन। तब भी नहीं मरे, राजा के लोगों ने मारा फिर बोरे में डाल के। इसका मतलब यह है कि यार खाने की जरूरत इतनी होती नहीं है जितना हम खा रहे हैं। सुबह खा रहे, दिन में खा रहे, शाम को खा रहे, खाए जाओ बस। इसका मतलब यह है कि मस्तिष्क हमें ज्यादा खाने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। और इसका मतलब एक और चीज है कि अगर जिद्द आ गई, क्या आ गई, तो फिर उसके सामने भूख और प्यास कुछ नहीं होती। जिद्द कर लो। भगत सिंह ने की जेल में। क्यों रिस्पेक्टेबल है ये लोग? 64 दिन की भूख हड़ताल की, पानी पिया खाली बस, दूध नहीं पिया, खाना नहीं खाया, नमक नहीं खाया। और ये ध्यान रखना कि तीसरे दिन, 3 दिन तक जब आप नमक नहीं खाते हो तो तीसरे दिन मैसेज जाने बंद हो जाते हैं, पता नहीं चलता, बस खाली झंझन झंझन होता है दिमाग में। ये पता है? अरे यार, ब्लड प्रेशर वालों को डॉक्टर क्या बोलते हैं? नमक कम खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से जो मैसेज पहुंच रहे होते हैं, जो घबराहट हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, वो मैसेज जाएगा ही नहीं। नमक कम खाओ। ज्यादा खाओगे तो सोडियम जो है वो क्या करता है? मैसेंजर एक तरह का। तो तीसरे दिन अगर नमक नहीं खा रहा है व्यक्ति, तीसरे दिन बगल वाला क्या बोल रहा है, अगल वाला क्या बोल रहा है, कुछ पता नहीं चलता। समझ में आ रहा है? लेकिन जिद अगर है तो अपना बुद्धि और विवेक से कार्य करता रहता है व्यक्ति। जैसे आपके उत्तराखंड के गांधी थे, क्या नाम था? इंद्रमणि बडोनी जी। वो भी ऐसी भूख हड़ताल करते थे भाई। और उसके बाद कमाल की बात है, इतने दिन भूखा रहने के बाद वो एक पानी की बोतल लेकर पूरा भाषण भी देते थे। क्या करते थे? क्या करते थे? भाषण देते थे। हमने देखा हुआ अपनी आंखों से। कई दिनों की भूख हड़ताल के बाद जब वो आए, कैलाश गेट में आए, तो उन्होंने भाषण दिया, पानी पिया, भाषण दिया। पानी पीना पड़ रहा था बार बार, गला सूख रहा था। रिस्पेक्टेबल लोग हैं ये, इनको कोर्स में जगह दी जानी चाहिए। ठीक है? न्यायमूर्ति ब्रूमफील्ड असंतोष भड़काने के अपराध में सजा दी गई थी, लेकिन 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई स्थितियों से गांधी जी के स्थगन आदेश के कारण भारत लाभान्वित न हो सका, बल्कि गांधी के इस आदेश से सरकार, जो अब तक गांधी को गिरफ्तार करने का साहस न कर सकी थी, अचानक बलशाली हो उठी। इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को सम्मिलित करना भी संभवतः गांधी जी की भूल थी, क्योंकि इन दोनों आंदोलनों की प्रकृति में भिन्नता थी। दो आंदोलन एक साथ नहीं चल सकते। एक साइट पर दो ठेकेदार एक साथ काम नहीं कर सकते। एक का तरीका अलग है, दूसरे का तरीका, एक का सामान दूसरे का सामान मिक्स हो जाएगा भाई सब। तो ये गांधी जी की भूल थी कि असहयोग और खिलाफत दोनों क्या साथ साथ चल रहे थे। खिलाफत चल रहा था टर्की के चक्कर में, असहयोग चल रहा था यहाँ इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए। है तो टर्की के लिए लड़े, टर्की के खलीफा के लिए लड़े, या अपने अधिकारों के लिए लड़े। तो ये भूल थी गांधी की। एक पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन था, दूसरा धार्मिक था। असहयोग आंदोलन से अनेक लाभ भी हुए। पहली बार कांग्रेस ने प्रार्थना पत्र के स्थान पर एक कठोर कदम उठाया तथा कांग्रेस इस आंदोलन के द्वारा ही राष्ट्रीय आंदोलन में जन समूह का नेतृत्व करने वाली संस्था बन गई। अभी तक तो सिर्फ आवेदन, प्रत्यावेदन, प्रतिवेदन ये सब जाते थे। अब क्या किया गया? जन समूह को क्या किया इन्होंने? नेतृत्व प्रदान किया, नेतृत्व करने वाली संस्था बन गई। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि यह आंदोलन मात्र शिक्षित वर्ग तक सीमित रहने वाला आंदोलन नहीं था, यह आम जनता का आंदोलन बन गया था, जिसमें पहली बार ब्रिटिश भारतीय सरकार को चिंता में डाला। कूपलैंड ने लिखा, गांधी जी ने आंदोलन को क्रांतिकारी बनाने के साथ साथ लोकप्रिय भी बना दिया। अभी तक आंदोलन नगरों तक सीमित था, अब यह ग्रामीण जनता तक पहुंच गया। गांधी जी के व्यक्तित्व ने भारतीय ग्रामों में जागृति उत्पन्न कर दी। इस देशव्यापी आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता अब और अत्याचार सहन नहीं करेगी। इस प्रकार गांधी जी ने इस आंदोलन के द्वारा भारत की जनता को स्वराज प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बांधने में सफल रहे। और कमाल की बात यह भी है कि महिलाएं भी आई इसमें। क्या आई?
क्योंकि उस जमाने में महिलाएं चार दीवारी में रहती थी, पर्दे में रहती थी, घूंघट में रहती थी। घर से बाहर आई, नेतृत्व क्षमताएं बढ़ी उनकी। महिला सशक्तिकरण का अगर मैं बोलूं कि पहली बार हमको, मतलब मॉडर्न इंडिया में पहली बार हमें सशक्त महिला कहां पर दिखती है? यहीं पर दिखती है, कहां पर? और वो अब सशक्त होते हुए चलती है आगे। हाँ जी बोलो, है ना। और कमाल की बात यह है कि गांव तक सूचनाएं पहुंचती नहीं थी, अखबार चले अब। गांव में ऐसा नहीं कि हर एक घर पे अखबार पहुंचता था, एक अखबार पहुंचता था गांव में, कोई एक एक दो लोग पढ़े लिखे होते थे, वो लगती थी, क्या बोलते हैं उसको, पेड़ के नीचे चौपाल लगती थी। वो पढ़ा लिखा आदमी पढ़ता था कि अब गांधी बाबा ने ऐसा कह रखा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, देश में ये हो रहा है। लोग परिचित हुए किस चीज से? राजनीतिक क्या बढ़ी उनकी? राजनीतिक चेतना बढ़ी उनकी। जैसे कई लोग हैं अभी भी राजनीतिक चेतना नहीं है लोगों के पास, किसी को यही नहीं पता वोट डालना कहाँ है, किसी को कार्यक्रम ही नहीं पता किसी पार्टी के, जिसने जो बोल दिया, जहां हवा चली वहां वोट डाल दिया। अधिकतर पढ़े लिखे, एमएससी कर रखी लोगों ने, पीएचडी कर रखी लोगों ने, और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में फर्क नहीं पता। क्या नहीं पता? मतलब अगर उनसे पूछ लो कि लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद क्या है ये, तो ज्यादा नहीं मालूम उन्हें। तो ये पता है चुनाव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और कार्यक्रम भी नहीं पढ़ते हैं। मतलब जो वादे होते हैं किसी पार्टी के, उसको भी नहीं पढ़ते। और क्या, फ्री फ्री फ्री, और उस तरफ ज्यादा जाते हैं, इस तरफ। और फ्री, ध्यान रखना, फ्री दीमक होती है। क्या होती है? देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने वाली जो क्या, देखो जो बहुत बीपीएल जिन्हें बोलते हैं, वहां तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जब उसका लाभ अन्य लोग भी उठाते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है उसका। जैसे सिलेंडर वाली सब्सिडी थी, उसमें खाली बीपीएल ने नहीं ली, उसमें मध्यम वर्ग ने भी ली, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग भी ले रहा था, अभी भी ले रहा मेरे ख्याल से। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम ट्रांसफर होते हैं जो। अब आपको लगता होगा यार 100 रुपए तो आए, अरे तो भाई करोड़ों लोग हैं, करोड़ों सिलेंडर जाते हैं, 100 रुपए सरकार हर खाते में डालेगी तो क्या होगा? उसको गुणा कर दो। माना 10 करोड़ सिलेंडर बिके और 10 करोड़ की सब्सिडी 100 रुपए सबके खाते में गई, तो 10 करोड़ को 100 से गुणा करो, कितना हो गया? अरे यार 10 करोड़ को 100 से गुणा करो। अरे अरब खरब में बताओ ना, करोड़ के बाद नहीं पता। हाँ चलो ठीक है, 1,000 करोड़ हो गए। 1,000 करोड़ का मतलब समझते हो? 1,000 करोड़ का मतलब समझते हो कितने निर्माण कार्य होने थे उससे? और आप सक्षम थे उस सिलेंडर को लेने में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी सब्सिडी खाई आपने। तब फिर बोला गया कि भाई छोड़ो, तब उज्ज्वला में लगाए गए वो पैसे। उज्ज्वला मतलब जब आपने सब्सिडी छोड़ी तब उज्ज्वला में लगाए गए वो पैसे। उज्ज्वला मतलब जो फ्री में, भाई कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास गैस कनेक्शन ही नहीं है, उनको दिए गए वो गैस कनेक्शन। और गैस कनेक्शन देने से अब आप बोलोगे कि वो उधर तमिलनाडु में बैठी हुई महिला को एक गैस कनेक्शन दे दिया, उससे मेरा क्या लाभ? क्या लाभ होगा बताओ? अगर आप गैस कनेक्शन नहीं दोगे तो क्या होगा? लकड़ी जलाई जाएगी। लकड़ी कहां से काटी जाएगी? वनों से काटी जाएगी। एनवायरनमेंट खराब होगा। जब एनवायरनमेंट खराब होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि खाली उसके घर के ऊपर हो, पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आप पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और फिर क्या होगा? फिर उसको मोतियाबिंद होगा। क्या होगा? धुएं में रहेगी तो क्या होगी? आंखें खराब होगी, स्वास्थ्य खराब होगा, फेफड़े खराब होंगे। फिर वो सरकारी अस्पताल में जाएगी, फिर बोझ पड़ेगा किस पर? सरकार पर पड़ेगा। जब सरकार पे बोझ पड़ेगा तो फिर कहां से खींचेगी वो? तेल तो तिलों से निकाला जाएगा ना, टैक्स बढ़ाएगी आप पर। पहले आपसे टैक्स लेगी, फिर सरचार्ज लेगी, फिर क्या लेगी? क्या लेगी? सेस लेगी। क्या लेगी? सेस मतलब बताकर बोलेगी कि भाई ये पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होना है,
तो सेस का मतलब जिस चीज के लिए पैसा लिया जा रहा है, जैसे 0.5 पैसे लिए जा रहे हैं अगर आपसे 1 रुपए पे, तो 5 पैसे स्वास्थ्य पे ही खर्च होंगे। और अधिभार मतलब सरचार्ज मतलब बताया नहीं जाएगा किस चीज पे खर्च करेगी सरकार। माना 0.5% सरचार्ज लगाया आप पर, तो वो सरकार की मर्जी है, वो किसी भी चीज पे खर्च कर सकती। समझ में आया? जैसे शिक्षा सेस लगता है, एग्रीकल्चरल सेस लगता है अलग अलग प्रोडक्ट्स पर। पता है कुछ? जब तेल भराते हो स्कूटी में, कितने का आता है 1 लीटर? अरे भैया, स्कूटी में तेल भराते हो, 95 रुपए लीटर हो गया। अच्छा, 95 रुपए लीटर। कभी 10 रुपए में मसूरी जाते थे हम तेल भरा के स्कूटर में। चलो छोड़ो, 95 रुपए में आप कितना सेस देते हो, कितना सरचार्ज देते हो, कुछ पता है? पता करके आना कल, ठीक है? चलो जी, अब स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 में। स्वराज पार्टी स्थापना जनवरी 1923 को इलाहाबाद में, प्रयागराज में। कहां पर? 1923 जनवरी, इलाहाबाद प्रयागराज में। संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास, ये अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू थे महामंत्री। मोतीलाल नेहरू क्या थे? महामंत्री। समर्थक कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे, हकीम अजमल खां थे, श्रीनिवास अयंगर थे, नरसिंह चिंतामन केलकर थे, मदन मोहन मालवीय थे, और एम.आर. जयकर थे। कौन थे? एम.आर. जयकर। इसमें विट्ठल भाई पटेल का नाम हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि क्या होगा कि स्वराज पार्टी, एक कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनेगी, ये इलेक्शन लड़ेंगे, ये केंद्रीय विधानसभा में जाएंगे, जिसको आज हम लोकसभा बोलते हैं। वहां का जो अध्यक्ष बनेगा पहले, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, वो कौन बनेंगे? विट्ठल भाई पटेल बने। 1925 में पहला केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? उद्देश्य क्या है? भारत को स्वराज यानी सेल्फ रूल दिलाना, कि हम भैया अपना रूल खुद चलाएंगे, आपके रूल से नहीं चलेंगे। दूसरा, परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। इन्होंने कहा यार, सड़कों पे असहयोग करने से क्या होगा? हम असहयोग को विधायिकाओं तक लेकर जाएंगे। कहां तक लेके जाएंगे? जो जब हमें लगेगा, क्योंकि भाई कानून निर्माण करना किसका कार्य है? विधायिका का। संसद का पहला काम क्या है? अरे संसद का पहला कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। और विधि क्या होती है? अंग्रेजों के समय जो विधि बन रही है, वो क्या होगी? क्या आपके हित में होगी? नहीं होगी। उसका विरोध कैसे करना है? वो अंदर जाकर ही किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बात सही कही इन्होंने, लेकिन गांधी जी नहीं माने। गांधी जी ने कहा कांग्रेस के टिकट पे कोई नहीं लड़ेगा भैया, कांग्रेस का दुष्प्रयोग नहीं होने दूंगा मैं। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी, वह कांग्रेस वोट वहीं जाना था। इवन जब देश आजाद हो गया, गांधी ने कहा कांग्रेस को खत्म कर दो, क्योंकि इसका मिसयूज होगा इस पार्टी का। अब देश आजाद हो चुका है, हम सफल हो चुके हैं, इस पार्टी को खत्म कर दो, जो भी राजनीतिक पार्टी बनानी अलग बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं किया। तो हुआ क्या कि कई सालों तक क्या पूर्ण बहुमत की सरकारें बनती थी। कहां डालना है वोट? कांग्रेस। इवन अपनी दादी से, दादाजी से पूछना कहां डालना है वोट, वो बोलेंगे कांग्रेस। क्योंकि उनकी नजर में कांग्रेस वही है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्हें यह नहीं पता कि कांग्रेस के अंदर भी तो कई फेरबदल हुए होंगे। नहीं आया समझ में? यानी कई सालों तक विपक्ष का नेता ही नहीं मिलता था। विपक्ष का नेता बनने के लिए 10% चाहिए होता है। कुल सीटों का 10% किसके पास होना चाहिए? विपक्ष के नेता के पास होना चाहिए। विपक्ष का नेता था ही नहीं। तब बने आगे चलकर कौन? कौन थे पहले विपक्ष के नेता? बताओ भाई, राम सुभग सिंह या कमलापति त्रिपाठी? ये देखो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई पढ़ाई, और उसके बाद सब कौन थे? राम सुभग सिंह थे। और कमलापति त्रिपाठी क्या थे?
सुने हो कमलापति त्रिपाठी? नहीं सुने, कोई नहीं। ठीक है भाई, तो उद्देश्य क्या था? भारत को स्वराज दिलाना। दूसरा था परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। तीसरा, सरकार की नीतियों का घोर विरोध करके उसके कार्यों में अड़ंगा लगाना। यार अड़ंगा शब्द अच्छा नहीं लग रहा, बाधा पहुंचाना। क्या करना? बाधा पहुंचाना, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से न चल सके और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। सोच तो सही थी मेरे ख्याल से, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि 1919 ईस्वी के सुधारों के अंतर्गत कांग्रेस को व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919 में। मॉन्टेग्यू कौन? भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और चेम्सफोर्ड कौन? वाइस रॉय। तो एक सुधारवादी योजना लेके आए, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं इसको, 1919 के इसको एक्ट को। अब क्या करना था? अब ये बोला गया था कि भाई व्यवस्थापिका सभाओं में चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस उसमें भाग ले या नहीं ले। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कांग्रेस के एक वर्ग का विचार था कि 1923 के चुनावों में भाग लेकर विधान परिषदों में प्रवेश करके सरकार का विरोध करना है। क्या करना है? इलेक्शन लड़ने हैं, विधान परिषदों में जाना है अंदर और सरकार का विरोध करना है। ठीक है जी। इन लोगों को परिवर्तनवादी की संज्ञा दी गई। क्या कहा गया? चेंजर्स। क्या थे ये? चेंजर्स। किंतु कांग्रेस का दूसरा वर्ग, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, आयंगर, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे, जो कि विधान परिषदों में प्रवेश के विरोधी थे, इनको कहा गया अपरिवर्तनवादी, नॉन चेंजर्स। क्या कहा गया इनको? नॉन चेंजर्स कहा गया। अब यह निर्णय दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जब चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में परिवर्तनवादियों का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बोला गया भैया नहीं लड़ना है। तो क्या हुआ? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 1923 में इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। अध्यक्ष बने चित्तरंजन दास और महासचिव बने मोतीलाल नेहरू। क्या बने? अध्यक्ष कौन बने? चित्तरंजन दास। महासचिव कौन बने? मोतीलाल नेहरू। किंतु अलग होने के बाद भी स्वराजियों ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया। अपरिवर्तनवादी कांग्रेस ने कटुता बढ़ने न पाए, इसलिए सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ और उसमें स्वराज पार्टी और उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता दे दी गई। गांधी जी समझ गए, क्योंकि कुलबुलाहट होने लग गई कांग्रेसियों के अंदर कि यार इलेक्शन तो लड़ना था, गांधी बाबा बोल रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल मना कर रहे, सी राजगोपालाचारी मना कर रहे, डॉक्टर अंसारी मना कर रहे, आयंगर मना कर रहे, राजेंद्र प्रसाद मना कर रहे, क्या करें यार, बड़ी दिक्कत हो गई। तो गांधी जी भाप गए। गांधी जी ने कहा भैया अगर लड़ना है तो स्वराज के टिकट पे लड़ो, कांग्रेस के टिकट पे तो अभी भी लड़ने नहीं दूंगा। ठीक है, चलो जी। तो पहली बार सांसद बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ? स्वराजियों को। स्वराज के टिकट पर लड़े और केंद्रीय विधान परिषदों में गए लोग। नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें स्वराज पार्टी को बड़ी सफलता मिली। उन्हें केंद्रीय विधानसभा में 105 निर्वाचित सीटों में से 40 से अधिक सीटों पर जीत मिली। केंद्रीय विधानसभा की 105 निर्वाचित सीटों में से 40 से अधिक सीटों पर जीत मिली। प्रांतीय विधान परिषदों में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बंबई, उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त प्रांत बोलते थे, बंबई व उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली, किंतु पंजाब और मद्रास में जातिवाद और सांप्रदायिकता के कारण सफलता नहीं मिली। प्रारंभ में स्वराज पार्टी ने सरकार से विरोध की नीति अपनाई और सरकारी प्रस्तावों का विरोध किया, किंतु उनके विरोध के बावजूद गवर्नर जनरल और गवर्नर अपनी स्वेच्छा से कार्य करते रहे, परंतु उनकी कार्यवाही ने मुख्यतः प्रांतों में द्वैध शासन के खोखलेपन को स्पष्ट कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि 1919 का जो एक्ट है वो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करता है।
और 1935 का एक्ट बोलता है, ये इन्हीं की वजह से हुआ कि 1935 के एक्ट में लिखना पड़ा कि प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया जाता है, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है, केंद्र में द्वैध शासन लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? केंद्र में। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी ने खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर आकर उन्होंने स्वराजियों से धीरे धीरे एकता स्थापित करनी प्रारंभ कर दी। स्वराजी नेताओं को सुयोग्य अनुभव, ईमानदार देशभक्त की संज्ञा दी। फलतः 6 नवंबर 1924 ईस्वी को गांधी जी, चित्तरंजन दास और नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया जिसे गांधी दास पैक्ट की संज्ञा दी जाती है। गांधी दास पैक्ट। इस पैक्ट में क्या कहा गया? असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। दूसरी बात बोली कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करे। किसके? कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करेगी कौन? स्वराज पार्टी। तीसरी बात कही गई, इस पैक्ट की पुष्टि गांधी जी की अध्यक्षता में संपन्न 1924 के बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन में हुई, क्योंकि गांधी जी एक ही बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, बेलगांव, कर्नाटक, 1924। ठीक है, ठीक है। इसने परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के मध्य आपसी विश्वास की आधारशिला रखी। चौथा पॉइंट, गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित कर पूरे देश में चरखे एवं खादी का प्रचार प्रसार किया। 1923-24 में संपन्न स्थानीय निकायों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को महती सफलता मिली। चित्तरंजन दास कलकत्ता के मेयर निर्वाचित हुए, राजेंद्र प्रसाद पटना के, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के, विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। बाद में 1925 ईस्वी में स्वराजी नेता विट्ठल भाई पटेल विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए। इसके अब यहां से क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी का क्वेश्चन। 1925 में विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन बना? विट्ठल भाई जे पटेल। और पहले लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछेगा तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर है, गणेश वासुदेव मावलंकर। अच्छा, पद सेम है, केंद्रीय विधानमंडल और लोकसभा। अब ये अंग्रेजों के समय की है, लोकसभा आपकी फिर जब देश आजाद हो जाता उस समय की है ना। तो केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर विट्ठल भाई पटेल। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। चलो जी, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1925 में स्वराजी नेता विट्ठल भाई जे पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने। AR अयंगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य बन गए। 1925 में मोतीलाल नेहरू ने इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली। इस प्रकार अब स्वराजियों की ईमानदारी पर शक किया जाने लगा, क्योंकि अब इनका ध्येय सरकार से असहयोग की अपेक्षा सहयोग करना हो गया। क्या हो गया? गए तो थे सरकार का असहयोग करने और अब सहयोग करने लगे। कैसे पता चला? विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बन गए। दूसरे AR अयंगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य बन गए। मोतीलाल नेहरू इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के सदस्य बन गए, है ना। पंडित मदन मोहन मालवीय एवं लाला लाजपत राय जैसे नेता सांप्रदायिकता की लहर में हिंदू हितों की रक्षा हेतु सरकार का सहयोग करने हेतु उद्यत थे। 1925 में मोतीलाल नेहरू और जिन्ना में मतांतर उत्पन्न हो गया और स्वराजवादियों का प्रभाव मंद पड़ने लगा। 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा झटका यह था स्वराजियों के लिए। कौन सा? चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। दास की मृत्यु से स्वराज दल को बड़ा आघात लगा। 1926 ईस्वी के चुनाव में इस दल को विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी। मुस्लिम सांप्रदायिकतावादियों का विधानमंडल में प्रतिनिधित्व बढ़ गया। फिर भी कई अवसरों पर स्वराजवादियों ने स्थगन प्रस्ताव लाने में सफलता प्राप्त की। जैसे काम क्या किए इन्होंने? नंबर 1, 1928 में 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार की पराजय हुई। किस पर? पब्लिक सेफ्टी बिल। समय समय पर स्वराज दल का प्रभाव धीरे धीरे नष्ट होने लगा और उनके सदस्य पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। स्वराज दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा। उसका मुख्य उद्देश्य असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना था, परंतु ऐसा करते हुए वह भारतीयों के लाभार्थ कोई महत्वपूर्ण कार्य न कर सके। बाद में उसे अपनी इस नीति को त्यागना पड़ा। फिर भी भारतीय राजनीति में उनका महत्व स्वीकार किया जाता है। उसने असहयोग आंदोलन की असफलता के बावजूद जन जागृति को बनाए रखने में सहायता दी।
मेंस में यही लिखा जाता है। पूछेगा आपसे कि स्वराजियों का कोई योगदान है भी कि नहीं है, तो स्वराजियों का पहला योगदान यह है कि 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय हुई। दूसरी बात यह हुई कि असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया तो शून्य की स्थिति आ गई थी देश में, कुछ हो ही नहीं रहा था, तो तब स्वराजियों ने कमान संभाली, जन जागृति को बनाए रखने में सहायता दी, वैध शासन के दोषों को स्पष्ट किया, वैध शासन के दोषों को स्पष्ट किया। इसके अतिरिक्त गोलमेज परिषद की मांग, मुडीमैन समिति की नियुक्ति, बड़ा इंपॉर्टेंट, मुडीमैन समिति की नियुक्ति, और उसके 2 वर्ष पश्चात भारतीय विधान में परिवर्तन के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति, उसी की मांगों के परिणाम थे। तो जो मुख्य परीक्षा का आंसर होता है ना कि ठीक है स्वराज पार्टी बनी जो भी है, क्या उसकी कुछ उपलब्धियां हैं, तो ये उपलब्धियां लिखनी पड़ती हैं। तो हो सकता है 125 शब्दों में लिखने पड़ा, 8 नंबर में। कितना क्लियर हो गया? क्लियर हुआ इतना? अब हम पढ़ेंगे अन्य राजनीतिक दल 1922 से 27 के बीच में, इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।